विकास भट्ट, आपके अपने YouTube चैनल SKK मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों भिन्न हम पढ़ रहे थे। भिन्न से संबंधित काफ़ी कुछ चीज़ें हमने क्लियर भी कर ली थी। आज का जो सेशन रहने वाला है दोस्तों, उसमें हम दशमलव जो संख्याएं होती है उससे संबंधित पदों को हल करेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, टॉपिक हमारा भिन्न ही चल रहा है। भिन्न के अंदर ही हम दशमलव भिन्नों को समझने की कोशिश करेंगे। दशमलव जो संख्याएं होती है उनको किस तरीके से हल किया जाता है, ठीक है, या उससे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको हम आज देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों कि भिन्न क्या होती है। भिन्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। भिन्न वैसे आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, जिसको x बटे y के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये भिन्न होती है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि भिन्न x बटा y के रूप में होती है, लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है दोस्तों? आज हमें पढ़ना है दशमलव संख्याओं के बारे में, दशमलव भिन्न के बारे में। तो दशमलव संख्या क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। भिन्न तो आप सभी को पता है, वैसे भिन्न क्या है, कैसे लिखा जाता है, इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। और ये इससे जुड़ा भाग है दोस्तों, ये भिन्न से संबंधित ही भाग है जो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। और ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है कि दशमलव भिन्नों की संख्याओं को कैसे हल करते हैं। जो गणित से जुड़े हुए स्टूडेंट नहीं हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होती है। तो उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। दशमलव संख्या बेसिकली होती क्या है दोस्तों? दशमलव संख्या है शून्य से अधिक होती है। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो संख्याएं होती है ये किससे अधिक होती है दोस्तों? शून्य से अधिक होती है। और एक से कम होती है, ठीक है। शून्य से अधिक और एक से कम संख्याएं दशमलव संख्याएं कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल सी परिभाषा है किसकी? दशमलव संख्या की, ठीक है। दशमलव संख्या का मतलब क्या हो गया? जो शून्य से ज्यादा है और एक से कम है, ठीक है दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 0.5 हो गया, 0.25 हो गया, 0.002 हो गया, इस प्रकार की संख्या, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दशमलव संख्याएं 0 से अधिक और 1 से कम होती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि हमारे नजर में तो अधिकतर क्या होता है कि ये 1.23 ये भी हमारे लिए क्या है? दशमलव संख्या ही है, ठीक है ना। लेकिन परिभाषा अगर देखी जाए गणितीय रूप में तो हमें याद रखना है कि 0 से ज़्यादा और 1 से कम ही क्या होती है? दशमलव संख्याएं होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे हम देख लेते हैं कि दशमलव संख्याओं के जोड़ बाकी या गुणा भाग किस तरीके से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम दशमलव जो संख्याएं हैं उनके जोड़ बाकी देख लेते हैं कि दशमलव संख्याओं के जोड़ बाकी किस तरीके से किए जाते हैं। दशमलव संख्याओं के जोड़ बाकी, ठीक है। पहले हम ये दोनों देख लेते हैं, जोड़ एवं बाकी। और गणितीय भाषा में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे दोस्तों? योग और व्यवकलन। तो आपको पता है ये कि इसको क्या बोलते हैं? योग और व्यवकलन कहा जाता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से इनको हल किया जाता है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, उस एग्जांपल से आप क्लियर कर पाएंगे किस तरीके से इनको हल करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमें 0.25 प्लस 1.345 प्लस 0.3
को जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, इसको हमें जोड़ना है। तो एक चीज यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं यहाँ भी जीरो ही ले लेता हूँ परिभाषा के हिसाब से, तो ये मैं जीरो ही ले लेता हूँ। दशमलव संख्या मतलब जीरो से ज़्यादा और एक से कम, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ। तो ये मैंने कुछ संख्याएं ली, इनको हमें जोड़ के बताना है कि इनका मान क्या आएगा। तो यहाँ आपको सीधे तरीके से नहीं जोड़ना है दोस्तों, यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको एक क्रम में जमाना है। यहाँ जैसे मान लीजिए ये लिख दिया हमने 0.25। फिर अब यहाँ कई बच्चों को दिक्कत आती है कि इसको किस तरीके से हल करें। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। इसके लिए आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव जमा दीजिए, बाकी संख्याएं ऑटोमेटिक जम जाएगी। क्या करना है दोस्तों, दशमलव के नीचे दशमलव जमाना है, बाकी संख्याएं जो है वो अपने आप व्यवस्थित रूप में हो जाएंगी। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया ये दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया, इधर जीरो जीरो लिख दिया, इधर 5 है 3 है तो और लिख सकते हैं आप, और इधर लिख दिया 3 4 5। ठीक है दोस्तों, आगे वाली संख्या में लिखूंगा तो ये दशमलव मैंने यहाँ लिख दिया, ये 0.3 और यहाँ लगा देंगे प्लस, और इनको सामान्य तरीके से जोड़ लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दशमलव जो संख्याएं होती है उनके जोड़ इस तरीके से किए जाते हैं। जोड़ के मैं बता देता हूँ क्या है कि ये 5 ऐसा कैसा दोस्तों, 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 2 और 3 5, 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया, और ये दशमलव 0 ऐसा कैसा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.895। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम व्यवकलन कर सकते हैं, उसमें हमें घटाना पड़ेगा। इस साइड में आपको बता देता हूँ कि व्यवकलन किस तरीके से इसका किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इसका, 0.123 माइनस 0.2, यहाँ बड़ी संख्या ले लेते हैं दोस्तों, 5 2 3 कर देते हैं, माइनस 0.1। ठीक है, और ये दो संख्या का हम ले लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि साहब यहाँ दो ही संख्या मैंने क्यों ली। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो बीज गणितीय व्यंजक हमने पढ़े थे उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब समान चिन्ह होते हैं तो वो संख्याएं जुड़ जाती है, और असमान चिन्ह होते हैं तो वो संख्या घट जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमें घटाने के लिए दो संख्याएं लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर दो से ज्यादा होगी ना दोस्तों तो फिर चिन्ह अगर हम एक ही रखेंगे तो उसको जोड़ना पड़ेगा, और चिन्ह अलग अलग रखेंगे तो वहां पे ये कंडीशन बनेगी कि पहली संख्या प्लस में है बाकी सारी माइनस में है, तो फिर वहां उनको व्यवस्थित करना पड़ेगा। बाकी अगर दो संख्या है तो दो में व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा घटा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ दो ही संख्या ली। ठीक है, इसका मान क्या आएगा वो देख लेते हैं किस तरीके से हल करना है। पहले हम जमा देंगे इसको, पहली संख्या यहाँ लिख दिए 0.523, जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिख दीजिए, बड़ी संख्या यही है। अब बड़ी कैसे पता चल रहा है, दशमलव के बाद क्या है 5, इधर दशमलव के बाद 2 है तो 5 बड़ा है, सीधी सी बात है। और ये दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 0, ये 2 1, घटा देंगे दोस्तों, 3 ऐसा कैसा, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, और 0.313 रिजल्ट के रूप में यहाँ आ जाएगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों इसका 0.313। तो काफ़ी आसानी से आपको समझ में आया होगा कि जो जोड़ और बाकी है दशमलव संख्याओं के वो किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की चर्चा आपसे करता हूँ कि हमें आज के जो सेशन है उसमें और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो फ्रेंड्स, गुणा से संबंधित और भाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दशमलव भिन्न से जुड़े हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या है, 0.21 को किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो दशमलव संख्या दी गई है उसको सीधे गुणा कर लेना है, बिना दशमलव के गुणा करना है। यानी पहले हमें दशमलव हटा लेना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 21 को हम 3 से गुणा करेंगे, 3 × 1 कितना हो गया 3, और 3 को 2 से गुणा किया 6, यानी यहाँ जो आ रहा है वो आ रहा है 63। ठीक है, 63 यहाँ आ रहा है। अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ दो संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो हम यहाँ दो संख्या बाद में यहाँ दशमलव लगा देंगे और ये आगे 0 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 0.63। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए भी हमें क्या करना है, इनको
हटाते हुए, इनको मतलब दशमलव को हटाते हुए हमें गुणा कर लेना है सीधे तरीके से और फिर वापस दशमलव लगा देंगे। जैसे मैं इसको गुणा करता हूँ, देखो क्या आ जाएगा। 25 को 4 से गुणा किया, 100 के 0 हासिल के 10, 25 दूने 50, 50 और 10 कितना हो गया दोस्तों 60। यानी इसको गुणा करने पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये हो गया देखो दोस्तों, इसको मैं लिख देता हूँ 600। गुणा करने पर टोटल कितना आ गया 600 आ गया। कितनी संख्या बाद पॉइंट है 1 2 3 4। देखिए ये चीज समझने की है। यहाँ दशमलव कितनी संख्या के बाद लगा हुआ है, गुणा के अंदर 1 2 संख्या के बाद तो यहाँ लगा हुआ है, 2 के बाद यहाँ लगा हुआ है। तो 2 और 2 कितने हो गए दोस्तों 4 हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये तो मैंने लिख दिया 600। 4 संख्या बाद पॉइंट लगाओगे तो 1 2 3, ये 4 संख्या बनाने के लिए हमें यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, ये दशमलव और ये 0। तो इसका आंसर ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। अगर इससे बड़ी संख्या है तो भी हम गुणा कर सकते हैं, उसमें भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। बात करें भाग की, भाग किस तरीके से किया जाएगा। तो भाग में हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए 0.246 भाग की जगह बटे हुए लिख देंगे और ये 3 नीचे लिख देंगे। पहले तो हमें इस तरीके से उसको जमा लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें दशमलव हटाना है और नीचे उतनी 0 लगानी है जितनी संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, कितनी संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है 1 2 और 3। तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है जिसको हमने हटाया है, तो नीचे 3 0 आ जाएगी। 3 0 मतलब 1000 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब क्या करना है, ये कट रहा है तो काट दीजिए। तो ये 3 से कट गया, देखिए 3 उनटे 24 और 3 दूने 6, यानी 82 बार कट गया। तो ये आ गया 82 बटे हुए 1000। नीचे 1000 है तो हम 3 संख्या बाद पॉइंट वापस लगा सकते हैं। तो पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास संख्या 2 ही है। 3 बनाने के लिए हम यहाँ 0 लिख देते हैं, ये दशमलव और ये 0, क्या हो जाएगा दोस्तों 0.082। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न को अगर हम हल करें तो अगला प्रश्न भी कुछ इस तरीके से ही होगा। 0.48 भाग की जगह बटे हुए लिख देंगे और आगे की संख्या 0.24। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 0 मतलब 100, क्योंकि 2 संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है। नीचे भी 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों। और यहाँ क्या बच गया 48 बटे हुए 24। 24 से कट गया कितने बार 2 बार, यानी इसका जो आंसर है ये क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल से तरीके हैं गुणा और भाग करने के। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते, फिर भी हमें कैलकुलेशन को मद्देनजर रखते हुए आना चाहिए। ठीक है, कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन है भाग से संबंधित, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भाग से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। वैसे तो कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आजकल का जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न आते नहीं है इस टाइप के, लेकिन फिर भी हमें आना जरूरी है। हमें कुछ भी चीज़ ऐसी छोड़नी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों सिंपल चीज़ें आ जाती है और सिंपल चीज़ों में हम अटक जाते हैं। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है, सिंपल चीज़ें तो हमें आनी ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, और गणित का तो सीधा सा रूल है, अगर आपका आधार मजबूत है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ऑटोमेटिक आप चीज़ों को हल कर पाएंगे। कितनी ही टफ से टफ संक्रियाएं क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप आसानी से उनका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। लेकिन उसके लिए बेस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले आपको इन संख्याओं को इस तरीके से बॉक्स में लिख देना है। भाग किस में लगाना है, इस संख्या में लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस संख्या को। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको जिसका भाग लगाना है उसको लिखना है इस जगह। ठीक है, सबसे पहले 26 में भाग लगाते हैं। 2 बार में कितना आ गया 26 आ गया। ठीक है, 26 में से 26 घटा देंगे, कितना बच गया दोस्तों 0 बच गया। यहाँ आगे की संख्या लिखने पर कितना आ गया 7। अब हम देख पा रहे हैं कि 7 में भाग नहीं जाता है, हमें भाग देना है किसमें 0 7 में। तो 0 7 में भाग नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 0। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगर हम आगे की संख्या काम में लेते हैं तो हमें उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ दशमलव और मैं आगे की संख्या उतार लेता हूँ 3। ठीक है, तो ये बन गया कितना दोस्तों 73। 73 में हम भाग लगाएंगे किसका 13 का। तो 5 बार में कितना हो जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा। ठीक है, 6 बार में 78 होगा जो कि ज्यादा है। तो 5 बार हम भाग दे रहे हैं जिससे हमें 65 यहाँ मिल गया। घटा देते हैं दोस्तों, कितना बचेगा 13 में से 5 गया, कितना बच गया 8 और 6 में से 6 गया 0, यानी 0 8 यहाँ पर शेष बचेगा।
आगे की संख्या हम लिख लेते हैं, कितनी हो गई 5, तो ये 85 बन गया दोस्तों। ठीक है, और भाग लगाएंगे वापस, तो 6 बार में कितना आ गया दोस्तों 78 आ गया, क्योंकि 7 बार में 91 आएगा जो कि ज़्यादा है, तो हम 6 बार भाग लगाएंगे। 15 में से 8 गया, कितना बच गया दोस्तों 7 बच गया, और यहाँ बच गया 0। ठीक है, आगे की संख्या मैं लिख देता हूँ, 8 ऐसे गए ऐसे, तो ये हो गया 6 बार में 78 और घटाने पे बच गया 0। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 0.566। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसमें भाग लगाना है दोस्तों। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिंपली भाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात आपसे करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों, दशमलव संख्याओं के या दशमलव भिन्न संख्याओं के स्थानीय मान। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखा जा सकता है, और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में आते रहे हैं और आते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो ये आप अच्छे से समझिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, और जैसे ही आपको देखने को मिले तो आपको तुरंत टिक कर देना है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। समझिए इसको किस तरीके से हम स्थानीय मान लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ले लेता हूँ, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि स्थानीय मान किस तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में लेता हूँ, ठीक है, प्रत्येक अंक का मैं ले लेता हूं जिससे आप पूरा समझ पाए। ये सभी अंकों का स्थानीय मान क्या होगा। तो सभी अंकों का स्थानीय मान हम देखने वाले हैं इसमें, कि सभी अंकों का स्थानीय मान किस तरीके से हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले मैं लिख देता हूं 4 का स्थानीय मान। ठीक है, इसको समझने से पहले एक चीज मैं आपको समझा देता हूं जिससे आप क्लियर कर पाए प्रत्येक चीज को। ठीक है, पहले आप ये समझिए कि स्थानीय मान क्या है, क्योंकि जब तक आप स्थानीय मान नहीं समझेंगे फिर आगे समझ नहीं पाएंगे। स्थानीय मान नाम से पता चल रहा है, स्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? स्थान से। प्रत्येक अंक का गणित के अंदर क्या होता है, एक स्थान होता है जिसको पढ़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना कि ये संख्या इकाई के स्थान पर लिखी हुई है, ये दहाई के स्थान पर लिखी हुई है। इस प्रकार से उनके क्या होते हैं दोस्तों, स्थान होते हैं। उन स्थान के अकॉर्डिंग ही उनके मान लिखे जाते हैं, जिसे हम स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि स्थानीय मान या प्रत्येक अंक का जो स्थान है वो क्या है। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ जो दशमलव लगा हुआ है ना दोस्तों, दशमलव से इधर की संख्या, पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, ये जो दशमलव के इधर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं पूर्णांश। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्णांश। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये हिस्सा क्या होता है। तो दशमलव के इधर वाले हिस्से को पूर्णांश कहा जाता है और इधर वाले हिस्से को अपूर्णांश कहा जाता है। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा आप कि ये पूर्णांश है और उधर वाला हिस्सा अपूर्णांश है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे। दशमलव के इस साइड में ये जो पहला अंक लिखा हुआ है, इस स्थान को हम बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं दोस्तों? इकाई। इस हिस्से को हम बोलते हैं दहाई, यानी आगे का जो स्थान है उसको क्या कहा जाएगा? दहाई कहा जाएगा। इस स्थान को कहा जाएगा सैकड़ा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? सैकड़ा कहा जाएगा, तीसरे नंबर वाले स्थान को। इस वाले स्थान को क्या कहा जाएगा दोस्तों? हजार कहा जाएगा। अगर मैं आगे और संख्या ले लूं तो इसको क्या कहा जाएगा? 10,000 कहा जाएगा। ठीक है, आगे फिर और संख्या लेता हूं तो लाख हो जाएगा, फिर 10 लाख हो जाएगा, फिर करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। ठीक है, हमें समझ लेना है कि दशमलव के इधर दाईं तरफ, बाईं तरफ, दशमलव के बाईं तरफ यहाँ से शुरू करेंगे तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया और ये 10,000 हो गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इनको देख लेते हैं दोस्तों। ये जो हिस्सा है इसको मैं कह सकता हूं 10वां भाग। क्या कह सकता हूं? 10वां भाग, क्योंकि उधर जो है
वो दशमलव संख्याएं हैं। दशमलव के उधर क्या है दोस्तों, दशमलव संख्याएं जो 1 से छोटी है, ठीक है ना, इसलिए 1 से छोटी है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 10वां भाग। इधर तो क्या था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस रूप में, ये इधर आते ही क्या हो जाएगा दोस्तों, 10वां भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 100वां भाग, ये हो जाएगा दोस्तों 1000वां भाग। ठीक है, सीधा सा मतलब है कि ये जो अंक है ये 10 का भाग लगाने पे प्राप्त होता है, ये अंक 100 का भाग लगाने पर प्राप्त होता है, ये अंक 1000 का भाग लगाने पर प्राप्त होता है। आपको पता भी है दशमलव के बाद एक संख्या है, मतलब नीचे एक जीरो, 10 का भाग। दशमलव के बाद दो संख्या 71, दो संख्या होगी तो नीचे 2 जीरो यानी 100वां भाग। दशमलव के बाद 3 संख्या होगी 716 यानी 1000, तो 1000वां भाग। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, लेकिन समझ में आना जरूरी है। और ये जो स्ट्रक्चर है आपको अगर ये समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा कि स्थानीय मान कैसे लिखना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इनकी वैल्यूज देख लीजिए दोस्तों। इकाई के स्थान पे जो अंक लिखा हुआ है उसको हम गुणा करते हैं 1 से। किससे गुणा करते हैं, 1 से। नाम से पता चल रहा है इकाई यानी 1। दहाई वाले स्थान पर अगर कोई अंक लिखा हुआ है तो उसको हम किससे गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। सैकड़े वाले स्थान पर अगर कोई संख्या लिखी हुई है या कोई अंक लिखा हुआ है तो उसको हम किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 1000 वाले स्थान पर है तो 1000 से गुणा करते हैं। 10,000 वाले स्थान पे है तो 10,000 से गुणा करते हैं। 1 लाख पे है तो 1 लाख से, 10 लाख है तो 10 लाख से। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दशमलव के दूसरी साइड बढ़ेंगे तो 10वें भाग का मतलब हो गया जो संख्या उस स्थान पर लिखी हुई है उसको हम गुणा करेंगे 1/10 से। किससे गुणा करेंगे, 1/10 से। 100वां भाग है मतलब किससे गुणा करेंगे, 1/100 से। 1000वां भाग है मतलब किससे गुणा करेंगे, 1/1000 से। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 10,000 का मतलब 1/10,000। ठीक है ना दोस्तों, 10,000वां भाग अगर होता है आगे तो उसको उस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से ये क्रम से चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसका स्थानीय मान कैसे लिखा जा सकता है प्रत्येक अंक का। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल है। अब इसमें आपको मैंने समझा दिया है कि प्रत्येक स्थान फिक्स होता है। उस स्थान के बारे में आपको अब जानकारी है कि कौन से स्थान पे क्या लिखा हुआ होता है और उसको किससे गुणा किया जाता है। एक चीज़ और समझिएगा कि दशमलव के बाद में जो है 10वें भाग को हम दशांश बोल सकते हैं, 100वें भाग को शतांश बोल सकते हैं और 1000वें भाग को सहस्त्रांश बोल सकते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है कि एग्जाम में अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें उसको हल करना आना चाहिए। हमसे पूछ सकता है कि दशमलव के बाद जो दूसरा अंक लिखा हुआ है उसको क्या कहेंगे, उसमें ऑप्शन मिल सकते हैं दशांश, शतांश, इस प्रकार के, तो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इनके स्थानीय मान बता देता हूँ कि किस तरीके से इनको लिखा जाएगा। जैसे 4 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान लिखने के लिए देखिए यहाँ पे संख्या तो कितनी है दोस्तों, 4 है। और 4 कौन से स्थान पर लिखी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 के स्थान पर। तो किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो इसका जो स्थानीय मान है वो हो जाएगा 4 × 1000 मतलब 4000। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको उसके स्थान पे जो आ सकता है उससे गुणा करना है। तो स्थान पे हमें पता है 1000वें स्थान पर है तो 1000 से गुणा करना है। और कौन सा अंक लिखा हुआ है उस स्थान पर, 4 लिखा हुआ है, तो 4 × 1000 मतलब क्या बन गया दोस्तों, 4000 बन गया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला अंक क्या है, 3 है। 3 का स्थानीय मान बराबर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले स्थान पर है। तो सैकड़ा मतलब 100 से गुणा करेंगे और 3 को 100 से गुणा किया तो ये कितना बन गया दोस्तों, 300। यानी हमसे पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान कितना है तो हम आसानी से लिख सकते हैं कितना होगा दोस्तों, 300 होगा। और 4 का स्थानीय मान पूछता है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 4000 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 इंटू कौन से स्थान पर, इकाई और दहाई के स्थान पर। दहाई मतलब 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। फिर 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इकाई के स्थान पर तो 2 × 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इनके स्थानीय मान दशमलव से इधर वाले पदों के। दशमलव से उधर वाले पदों को अगर हम देखें तो दशमलव इधर आ रहा है 7, ये 10वें भाग के स्थान पर है। तो मैं लिख देता हूँ 7 का स्थानीय मान, संख्या कितनी है, 7 है,
उसके स्थान पे कितना है, 1/10वां भाग है, तो 1/10 से गुणा कर दीजिए। स्थान मतलब उसके स्थान की वैल्यू है, और वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए जो मैंने आपको पिछले सेक्शन में समझाया कि जो प्रत्येक पद है या प्रत्येक स्थान है उसकी वैल्यू होती है। जैसे 10वें भाग की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, तो मैंने 1/10 से इसको गुणा कर दिया। गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो 7 को 1 से गुणा किया, 7/10, यह आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको 0.7 मिल जाएगा, यानी 1 0 है तो नीचे एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, नीचे 1 0 है तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.7। ज्यादा आपको यही मिलेगा, 7/10 मिल जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू 7/10 है, उसको फिर हल करके लिखा जा सकता है आगे। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे, 1 का स्थानीय मान, तो 1 का स्थानीय मान क्या हो गया, 1 का स्थानीय मान हो गया 1 इंटू कौन से स्थान पर है, 100वें भाग के स्थान पर है, तो 1/100, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1 को 1 से गुणा किया 1 ही बनेगा वापस, तो ये हो गया 1/100 हो गया दोस्तों। फिर हम बात करें 6 की, 6 का स्थानीय मान बराबर, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो गया दोस्तों, 6 इंटू कौन से स्थान पर है, 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, यानी 1/1000। ठीक है, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/1000। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 6/1000। तो इस तरीके से हम प्रत्येक जो अंक है उसका स्थानीय मान लिख सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की चर्चा आपसे करता हूँ। तो ये कुछ प्रश्न है दोस्तों जो इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको। पहला प्रश्न क्या है, दशमलव भिन्न कोई दी हुई है जिसमें 5 का स्थानीय मान लिखना है। किसका स्थानीय मान लिखना है दोस्तों, 5 का। तो 5 का स्थानीय मान लिखने के लिए आपको 5 का स्थान देखना है, कौन से स्थान पर है 5। तो दशमलव की इधर है, तो ये इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर है। कौन से स्थान पर है दोस्तों, दहाई के स्थान पर। तो दहाई के स्थान पर आप किससे गुणा करते हैं, 10 से, तो ये हो जाएगा कितना, 5 इंटू 10 यानी 50। इसका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, 50 आना चाहिए। देख लीजिए ऑप्शन में 50 है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दशमलव संख्या दी हुई है, इसमें 9 का स्थानीय मान लिखना है। तो 9 कौन से स्थान पर है, पहले ये देखिए 9 कौन से स्थान पर है, पॉइंट के बाद इधर है, यानी दशांश, शतांश और सहस्त्रांश, मतलब 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, यानी हमें किससे गुणा करना है, 1000वें भाग के रूप में लिखना है, यानी 1/1000 से गुणा करना है। यानी मैं इधर लिख देता हूँ, संख्या तो कितनी है दोस्तों, 9 का स्थानीय मान लिखना है, तो 9 इंटू 9 कौन से स्थान पर है, 1000वें भाग पे, तो 9 इंटू 1/1000। तो ये 9 को 1 से गुणा किया 9, और नीचे 1000 ऐसा का ऐसा, यानी आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका, 9/1000 आएगा, जो कि आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको इस तरीके से इनको हल करना है दोस्तों। तो काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन वो इजी तभी लगेंगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों स्थानीय मान से संबंधित सारी बात जो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की चर्चा आपसे करता हूँ। तो आज के सेशन का अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है कि दशमलव भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, और व्यवस्थित करने के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं उन प्रश्नों को ही ले रहा हूँ साथ के साथ, और साथ में आपको आरोही और अवरोही क्रम भी मैं समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रश्न मैंने लिया है इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए दशमलव भिन्न दी हुई है कुछ, इसको क्या करना है, आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, चाहे आरोही हो चाहे अवरोही हो। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, घटता हुआ क्रम, यानी अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दाईं ओर से सबसे अंत में आने वाली संख्या क्या होगी ये बताना है। ऑप्शन हमें कुछ मिलेंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, क्योंकि आपको हल करना आएगा तब ऑप्शन मिलाएंगे आप। ठीक है ना, तो पहले हल करना सीख लेते हैं, किस तरीके से हमें हल करना है। तो संख्याएं मैं लिख देता हूँ पहले, 4314.2358। दूसरी संख्या है 4337.9876। तीसरी संख्या है 4569.9998। और लास्ट संख्या है 4570.0012। ये संख्याएं हमें दी हुई है। ठीक है ना, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है दोस्तों, आपको इसमें पूर्णांश और अपूर्णांश देख लेना है। ठीक है, तो एक तो पूर्णांश देख लीजिए, तो पूर्णांश ये वाले पद हैं,
इसको देखने से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ सभी जो पूर्णांश है वो अलग अलग है। तो यहाँ तो आप इसको देख लीजिए, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है। लेकिन अगर ये समान है, पूर्णांश अगर समान है, तो फिर अपूर्णांश देखेंगे, यानी दशमलव के इधर वाला पद देखेंगे कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ देख लेते हैं हम 4314, 4337, 4569 और 4570। सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें कौन सा क्रम लिखना है दोस्तों, हमें लिखना है आरोही क्रम। कौन सा क्रम लिखना है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम के लिए सबसे छोटी संख्या देखिए कौन सी है इन चारों में, तो सबसे छोटी संख्या होगी 4314, ठीक है। उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, उससे बड़ी संख्या होगी ये 4337। इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी 4569, और इससे बड़ी कौन सी होगी 4570। यानी इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है और इससे बड़ी ये है। तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों, आरोही क्रम हो गया, ठीक है। लेकिन संख्या ये नहीं थी, तो हम अब आगे इनके क्या जोड़ देते हैं, इनके अपूर्णांश भी जोड़ देते हैं, दशमलव के बाद वाली संख्याएं भी जोड़ देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 4314.2358 इस लेस देन 4337.9876, ठीक है। इससे बड़ा मान कौन सा है 4569.9998, और इससे बड़ा मान है 4570.001, ठीक है। तो प्रश्न एक तो इसने ये पूछा कि आरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम में हमने जमा लिया। आरोही क्रम के बाद इसने प्रश्न को आगे बढ़ाया किस रूप में, कि दाईं ओर सबसे अंत में आने वाली संख्या क्या होगी। दायां भाग कौन सा हो दोस्तों, ये हमारा दायां हाथ है, तो ये दायां भाग हो गया इसका, और दाएं भाग में सबसे अंत में आने वाली संख्या ये है, ठीक है 4570.0012। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है 4570.0012। एक तो ये चीज पूछी इसने कि दाईं ओर से सबसे अंत में आने वाली संख्या क्या है, तो दाईं ओर से सबसे अंत में आने वाली संख्या ये है, दाईं ओर से सबसे अंत की संख्या। और इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से किस तरीके से पूछा जाएगा दोस्तों, इसी को हम कह सकते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमें सबसे बड़ी संख्या बता देनी है कि सबसे बड़ी संख्या ये है, ठीक है ना, क्योंकि ये आरोही क्रम है और इसमें बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, पहले छोटा मान, फिर उससे बड़ा मान, फिर उससे बड़ा मान, इस तरीके से हमें उसको लिखना है। तो ये होगा दोस्तों बेसिकली इसका आरोही क्रम। और अवरोही क्रम में अगर लिखना है तो आप खुद समझदार हैं, अवरोही क्रम में क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है, बड़ा मान पहले, फिर उससे छोटा मान, फिर उससे छोटा मान, फिर उससे छोटा मान, यानी घटता हुआ क्रम लिखना है। तो आपको आरोही क्रम समझाने के बाद मेरे हिसाब से अवरोही क्रम ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। और बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपको इसका उल्टा कर देना है। मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। ठीक है, सिंपल सा काम करना है। आरोही क्रम का उल्टा ही क्या होता है दोस्तों, अवरोही क्रम होता है। तो अवरोही क्रम में हमें घटते हुए क्रम में लिखना पड़ता है। सबसे बड़ा मान पहले लिख लेते हैं 4570.0012, ठीक है, ये बड़ा मान है। इससे छोटा मान क्या हो जाएगा 4569.9998। इससे छोटा मान कौन सा हो जाएगा 4337.9876, और इससे छोटा मान कौन सा हो जाएगा 4314.2358। प्रश्न अवरोही क्रम से भी बनाए जा सकते हैं। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों आपके क्लियर होने जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका सीधा सा कंसेप्ट है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम दशमलव भिन्नों के किस तरीके से लिखे जाते हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। तो ये हमें आना चाहिए कि किस तरीके से ये बन सकते हैं। प्रश्न और तरीके से आगे बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमें सीधा कंसेप्ट क्या याद रखना है, आरोही क्रम कैसे लिखते हैं, अवरोही क्रम कैसे लिखते हैं। उसके बाद प्रश्न कैसे ही हम बनाए, हमें आराम से वो प्रश्न आएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे हम चर्चा कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, ध्यान दीजिए आगे दोस्तों। दशमलव भिन्न के इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिसमें पूर्णांश तो समान है लेकिन अपूर्णांश अलग अलग है। दो ही कंडीशन बन सकती है दोस्तों, या तो पूर्णांश अलग अलग हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अपूर्णांश अलग अलग है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो असमान पद है उसी से तुलना करनी है, क्योंकि समान से तो तुलना हो नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो पद हैं ये कुछ समान से दिख रहे हैं,
दिख रहा है ना। तो हमें इनमें से सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है ना। क्या बतानी है दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? इसमें थोड़ा सा प्रश्न में चेक कर लेता हूँ ये सही है या गलत है। थोड़ा सा इसको गलत दिख दिया दोस्तों। पूर्णांश इसका सभी जगह समान रखना है अपने को, ठीक है। पूर्णांश सभी जगह समान रखेंगे तो ये यहाँ क्या लिख दें? 3 लिख दें, ठीक है। अब ये समान हो गया सभी जगह। पहले तो ये 2-2 जोड़े में ये समान था, ये समान था, लेकिन अब ये चारों समान है, ठीक है। तो पूर्णांश इसके समान है, तो पूर्णांक से तो तुलना हो नहीं पाएगी। किससे तुलना कर पाएंगे? अपूर्णांश से। तो अपूर्णांश देख लीजिए, अपूर्णांश में यहाँ लिख देता हूं, ठीक है। अपूर्णांश क्या है इसके? अपूर्णांश है दोस्तों 2899, 1957, 1989 और 8999। यही है इनके अपूर्णांश। अब हमें क्या करना है? अगर मैं इसको सबसे बड़ा मान अगर मैं देखूं, या मैं ये कहूं कि इसमें ये क्या पूछ रहा है? केवल सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो यहां से देख लीजिए कि अपूर्णांक सबसे बड़ा कौन सा है, तो यही है। सबसे बड़ा अपूर्णांश कौन सा है दोस्तों? 8999। तो इससे बनने वाली संख्या ही सबसे बड़ी संख्या होगी दोस्तों। और इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। यही सबसे बड़ा अपूर्णांश है 8999। तो इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन रही है? 3415.8999। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। तो अगर पूर्णांश समान है तो आपको क्या देखना है? अपूर्णांश देखना है। इसी का विपरीत अगर ये पूछ ले, जैसे यहां तो हमने क्या लिखी दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमने क्या लिख दी? 3415.8999, ठीक है। इसी के विपरीत अगर ये पूछ ले हमसे कि यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, अब अपूर्णांश किसका सबसे छोटा है ये देखिए। अपूर्णांश सबसे छोटा किसका है? सबसे छोटा अपूर्णांश है 1957 का। तो इससे बनने वाली संख्या क्या हो जाएगी? ये वाली संख्या हो जाएगी दोस्तों, 3415.1957 या 1957। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपको हर कंडीशन में लिखना आना चाहिए कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अगर पूर्णांश और अपूर्णांश दोनों ही अलग अलग है तब भी आपको हल करना आना चाहिए कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। काफी सिंपल से क्वेश्चन है, छोटी क्लासों के क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको आने ही चाहिए। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो बताइएगा जरूर, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मैं पूरा डिटेल से लेके चल रहा हूँ दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात हम करते हैं। तो दोस्तों आपने ये सब नोट कर लिया होगा। तो इस तरीके से हम दशमलव से संबंधित जो भाग हैं, गुणा है, जोड़ और बाकी है, आरोही अवरोही क्रम है, सबसे बड़ी संख्या लिखना, सबसे छोटी संख्या लिखना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन था वो कौन सा था दोस्तों? स्थानीय मान। स्थानीय मान लिखना हमने सीखा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के सेशन में हमने सीखी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा है ये दशमलव भिन्न का, जो कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है थोड़ा सा कमी रख रहे हैं दोस्तों सब्सक्राइब करने में, और लोगों को शायद आप शेयर नहीं कर रहे हैं क्लासें। मुझे पता है कि लोग जो हैं काफ़ी पहले से जो कोचिंग क्लासेज है वो ज्वाइन कर चुके हैं और जुड़ चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, लेकिन फिर भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परचेज नहीं किया है, क्योंकि उनकी कंडीशन नहीं है दोस्तों परचेज करने की। तो आपसे निवेदन इतना सा ही है कि आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो सब अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड सर्कल्स को, अपने फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि जो बच्चे हैं उन तक ये पहुंच सके और उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। दोस्तों मैं जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको। प्रत्येक चीज़ आपके निश्चित रूप से समझ में आएगी, और ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल पे मैं लेके नहीं चल रहा हूँ। अपन बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से प्रत्येक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। टाइम हमारे पास काफ़ी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर हम एक ही बार में ढंग से पढ़ लेंगे तो हमें बार बार रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप एक बार ढंग से समझ लीजिए, उसके बाद किसी प्रकार की रिवीजन की हमें ज़रूरत नहीं है,
एक ही बार में दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आराम से पढ़ेंगे, लेकिन बस आप अपनी जिम्मेदारी मत भूलिए। मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी कर रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ तक नहीं रुकना है, हमें कई बच्चों को शिक्षा देनी है और कई बच्चों को ये सब कुछ सिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशंस को बहुत ध्यान से सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।